स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। मैं मनोज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आपके सामने एक नए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलर कंपाइलर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को रीड करता है और उसे मशीन इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसे मशीन आसानी से समझ सकती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपाइलर एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद उसे टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। यदि सोर्स प्रोग्राम में कहीं एरर है तो कंपाइलर उसके उसके रेफरेंस में एरर मैसेज जनरेट करता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम प्रोग्राम है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम कोड को मशीन इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर कंपाइलेशन की प्रोसेस को कई स्टेप्स में परफॉर्म करता है, जिसे हम फेजेज ऑफ कंपाइलर या फेजेज ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस भी कहते हैं। देयर आर फॉलोइंग फेजेज ऑफ कंपाइलर: फर्स्ट लेक्सिकल एनालिसिस, सेकंड सिंटैक्स एनालिसिस या सिंटैक्टिक एनालिसिस, थर्ड सिमेंटिक एनालिसिस, फोर्थ इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, नेक्स्ट कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड लास्ट कोड जनरेटर। फर्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस को हम स्कैनिंग भी कहते हैं। यह कंपाइलर का फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में कंपाइलर सोर्स कोड को स्कैन करता है और उसे कई ग्रुप में ब्रेक कर देता है, जिसे हम टोकन कहते हैं। ठीक है, तो यह पहला स्टेप है कंपाइलर का। इसका बेसिक टास्क क्या है कि कोड को एक तरफ से रीड करना। जैसे हमने सी में कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, INT A B सेमीकोलन, या हमने लिखा टोटल, जैसे एग्जांपल हमने लिया टोटल इक्वल टू काउंट प्लस रेट। हमने एक स्टेटमेंट लिखा, सेमीकोलन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कंपाइलर काम क्या है कि इस कोड को रीड करना। इस कोड को कंपाइलर रीड करेगा, जिसे हम बोलते हैं स्कैन करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है it is the phase of compilation in which the complete source code is scanned. सोर्स कोड इज स्कैन, यानी सोर्स कोड को स्कैन करना है यानी रीड करना है। ये कोड रीड हुआ एंड सोर्स प्रोग्राम इज ब्रोकन अप इनटू ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स कॉल्ड टोकन। और उसके बाद इन्हें ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग में अलग अलग कैटेगरी में क्या करेगा, इसको क्लासीफाई कर देगा, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देगा। जैसे ये हमारा स्टेटमेंट लिखा टोटल इक्वल टू काउंट प्लस रेट। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। आपने देखा कि यहाँ पे टोटल क्या है, एक आइडेंटिफायर वेरिएबल है, वेरिएबल को आइडेंटिफायर बोलते हैं। यहाँ पे आपके आइडेंटिफायर कितने हैं, टोटल काउंट रेट। ठीक है, तो आइडेंटिफायर टोटल हो गया, आइडेंटिफायर काउंट हो गया, आइडेंटिफायर रेट हो गया। फिर एक ऑपरेटर है इक्वल ऑपरेटर, जिसको यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इक्वल नहीं बोल सकते, जब कंपेरिजन के लिए इक्वल ऑपरेटर यूज होता है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है और एक प्लस ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर है। तो स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग होने के बाद जो हमारा स्टेटमेंट है उसको इस तरह से क्लासिफाई कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्रोग्राम में हम जितने भी स्टेटमेंट लिखते हैं सबको स्कैनर रीड करता है और उसे अलग अलग टोकन्स के रूप में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप है सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस को हम पार्सिंग भी कहते हैं। सिंटैक्स एनालिसिस को हम पार्सिंग भी कहते हैं।
और कंपाइलर का वह पार्ट जो सिंटैक्स एनालिसिस करता है उसे सिंटैक्स एनालाइजर कहते हैं। कंपाइलर का ऐसा पार्ट जो सिंटैक्स एनालिसिस का वर्क करता है या पार्सिंग का वर्क करता है या पार्सिंग के टास्क को परफॉर्म करता है, उसे हम सिंटैक्स एनालाइजर या पार्सर कहते हैं। ठीक है, अब इसका वर्क क्या है? सिंटैक्स एनालाइजर का एनालाइजर का वर्क क्या है? सिंटैक्स एनालाइजर का वर्क है कि जो हमने अभी पिछले स्टेप में लेक्सिकल एनालिसिस में जो हमने टोकन्स को आइडेंटिफाई किया, उसको अलग अलग क्लासिफाई किया, अब हम उसको एक कंप्लीट एक्सप्रेशन के रूप में हम डिनोट करेंगे, उसको एक एक्सप्रेशन के रूप में लेंगे। जैसे हमारा ये एक स्टेटमेंट एक था, सम इक्वल टू ओल्ड सम प्लस रेट इंटू 50, है ना। लेक्सिकल एनालिसिस में सबको अलग अलग कर दिया गया। फिर जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हमने यहाँ पे वेरिएबल के नेम चेंज हो गए हैं। यहाँ पे सम को आईडी 1, ओल्ड सम को आईडी 2, रेट को आईडी 3 इंटू 50 को आईडी 4 में स्टोर कर दिया गया है। ठीक है, अब सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा कि इसको एक एक्सप्रेशन के रूप में, इसको एक एक्सप्रेशन के रूप में रीड करेगा, इसके सिंटैक्स को चेक करेगा, सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री को मेंटेन करेगा या उसको डिजाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह हमारा स्टेटमेंट है, इसको सिंटैक्स एनालाइजर के पास गया तो उसने इसके लिए यहाँ पर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जिसको हम पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री कहते हैं, सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री डिजाइन करेगा। यह काम है सिंटैक्स एनालाइजर का या पार्सर का। ठीक है, तो यहाँ पर पार्स ट्री मेंटेन होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस का वर्क क्या है? आपने अभी पिछले स्टेप में सिंटैक्स एनालिसिस पढ़ा, अब है सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, सिंटैक्स और सिमेंटिक। जैसे आपने लिखा a इक्वल टू b प्लस सी। अब a b c तीनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। मान लीजिए आपके जो वेरिएबल है तीनों इंटीजर टाइप के हैं, तो आप जानते हैं कि दो इंटीजर की वैल्यू को जोड़ने पर एक तीसरा इंटीजर ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने अगर c इक्वल टू a प्लस बी लिखा है तो वह सिंटैक्स भी सही, उसका सिमेंटिक भी सही है। लेकिन अगर आपने लिखा c इक्वल टू a प्लस बी, बट c इंटीजर टाइप की का वेरिएबल है और a और b इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं है, रियल नंबर है। ठीक है, वहां पर उस स्टेटमेंट का सिंटैक्स सही है लेकिन सिमेंटिक गलत है। जैसे हमारा ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, आप इस स्लाइड में देखें, सम इक्वल टू ओल्ड सम प्लस रेट इंटू 50। जैसा डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सम, ओल्ड सम और रेट रियल टाइप की वैल्यू है, जबकि 50 इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स सही है बट सिमेंटिक गलत है। ठीक है, तो इस सिमेंटिक को सही करने के लिए सिंटैक्स एनालाइजर क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो ID4 है, ID4 का मतलब यहाँ पे ID4 यहाँ पर इस 50 वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। मैंने पहले ही बताया कि ID4 50 को इंडिकेट कर रहा है। तो ID4 यानी 50 जो है वह इंटीजर टाइप की वैल्यू है, जबकि यहाँ पर ID1, ID2, ID3 रियल टाइप की वैल्यू है। तो सिंटैक्स सही है, इसलिए सिंटैक्स ट्री में ऐसा मेंटेन किया गया। लेकिन सिमेंटिक एरर है, इसलिए इसको पहले क्या किया जाएगा, इंट टू रियल, पहले इंटीजर को रियल में कन्वर्ट किया जाएगा, तब आगे नेक्स्ट प्रोसेस परफॉर्म होगी। तो सिमेंटिक एनालाइजर का वर्क क्या है? सिमेंटिक एनालाइजर डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग। सिमेंटिक एनालाइजर जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उसकी मीनिंग को डिटरमाइन करता है, अर्थात वह पैरेंथेसिस को मैच करता है, इफ एल्स स्टेटमेंट को मैच करता है। जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं वह कंपैटिबल है या कंपैटिबल नहीं है, या वह उस ऑपरेशन का स्कोप क्या है उसको चेक करता है। जैसा हमने बताया
कि आप अगर एक इंटीजर वैल्यू में दो फ्लोट या रियल वैल्यू का एडिशन स्टोर कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि दो फ्लोट या रियल वैल्यू का आप दो रियल वैल्यू को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो रियल ही आएगा, वह इंटीजर में स्टोर नहीं होगा। तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जो हमारा सम आया उससे हम इंटीजर या रियल में जो भी जहां भी आवश्यकता है उसको कन्वर्ट करेंगे, तब वह काम करेगा। तो सिमेंटिक एनालाइजर में वह कन्वर्जन का काम होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, आपने सिंटेक्स एनालिसिस की, सिमेंटिक एनालिसिस की, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर आपने ये सिमेंटिक एनालाइजर किया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि पहले, अब ये एक साथ तो पूरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगी। पहले इसका रिजल्ट आएगा, इंटीजर 50 को रियल में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर जो आउटपुट आएगा उसमें इन दोनों का ID3 और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर जो यहाँ रिजल्ट आएगा फिर इसका इसका एडिशन होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वह ID1 में स्टोर होगा, ठीक है। तो इसी चीज को या एक साथ तो परफॉर्म नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर कई स्टेप में वर्क होगा। तो उन प्रत्येक स्टेप के लिए इंटरमीडिएट कोड जनरेट होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सम इक्वल टू ओल्ड सम प्लस रेट इंटू 50, तो पहले इस 50 को रियल में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। फिर जो, तो यहाँ पे T1 आ गया और जो कन्वर्ट हुआ उसमें उसे T1 वेरिएबल में स्टोर किया गया। ये T1 T2 T3 टेम्परेरी वेरिएबल है। फिर T1 और रेट को मल्टीप्लाई किया गया, T2 में गया, फिर T2 और ओल्ड सम को ऐड किया गया, T3 में गया, और फिर T3 की वैल्यू को सम में स्टोर कर दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका एक लाइन का स्टेटमेंट है उसे कई, उसके कई इंटरमीडिएट कोड जनरेट किए गए हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने का यहाँ पे उद्देश्य यह है कि प्रोसेस कितने स्टेप में परफॉर्म होंगी उसको एक्सप्लेन करना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन का उद्देश्य होता है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन का उद्देश्य होता है कि इंटरमीडिएट कोड को इम्प्रूव करना। अभी अभी जो हमने पिछले स्टेप में इंटरमीडिएट कोड जनरेट किए हैं उस कोड को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव करने का जो हमारा पर्पज होता है वह यह होता है कि हमें एक ऐसा इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना है, या हमें एक ऐसा कोड जनरेट करना है जिसका जिसकी एजुकेशन स्पीड फास्ट हो और वह कम मेमोरी दे। हमने यहाँ पे लिखा सेकंड पॉइंट देखे, दिस इज नेसेसरी टू हैव अ फास्टर एग्जीक्यूशन कोड और लेस कंजप्शन ऑफ मेमोरी। यदि वह मेमोरी कम ले और उसका एग्जीक्यूशन कोड फास्ट, यानी उसके कोड फास्ट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो देखिए हमारा ये बिफोर ऑप्टिमाइजेशन हमारा यही कोड था जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट में मिला, कोड जनरेशन में मिला। फिर हमने क्या किया कि इसे कोड ऑप्टिमाइजेशन के दौरान हमने इसे रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे 4 लाइन का कोड है, इसी को हमने 3 लाइन में कर दिया। इस तरह से हमने अपने कोड को रिड्यूस कर दिया, 4 लाइन के कोड को 3 लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारा कोड रिड्यूस हो गया और यह मेमोरी में कम स्पेस लेगा और फास्ट वर्क करेगा। एंड लास्ट स्टेप है कोड जनरेशन। कोड जनरेशन कंपाइलेशन प्रोसेस का लास्ट स्टेप है और इसका बेसिकली वर्क क्या होता है कि मशीन इक्विवेलेंट कोड को जनरेट करना, ठीक है। कोड जनरेशन कंपाइलेशन प्रोसेस का लास्ट स्टेप है जो कि मशीन इक्विवेलेंट कोड जनरेट करता है। यह इनपुट के रूप में कोड ऑप्टिमाइजेशन से के द्वारा प्रोड्यूस हुए कोड को लेता है और उसे मशीन इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करता है। जैसा हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ये शुरू स्टार्ट में लेके चले थे, सम इक्वल टू ओल्ड सम प्लस रेट इंटू 50। अब इसका जो टारगेट कोड होगा वह इस तरह जनरेट होगा, या मशीन इक्विवेलेंट कोड हो सकता है, या मशीन इक्विवेलेंट कोड जनरेट करता मशीन इक्विवेलेंट कोड यहाँ पे इस तरह जनरेट किया गया है। तो इस तरह हमने आपको कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में बताया। यह एक चार्ट है, एक पूरा डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम है, जिसमें पूरे स्टेप्स को आपको 1 बाय 1 स्टेप के रूप में दिखाया गया है। इसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
इस प्रकार आज हमने सीखा कि कंपाइलेशन प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं, और जब हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वह कितने स्टेप में कंपाइल होता है, या कंपाइलेशन कितने स्टेप होते हैं, और कैसे ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है। इसी प्रकार हम आपको नए नए ऑनलाइन वीडियो भेजते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखने के लिए हमारे कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।